सह संस्थापक डॉक्टर गिरीश सी गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हाल ही में 17 अप्रैल 2022 को 59वां अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार एवं संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये वृंदावन के अंदर आयोजन किया गया था और इसमें जैसे आप समझते हैं हमारी संस्था का नाम वृद्धजन सम्मान समिति है, रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल। तो समाज में, परिवार में बुज़ुर्गों का सम्मान हो, उनकी सेवा हो, सत्कार हो और ऐसी स्थिति ना हो कि वो परिवार वाले बच्चे उनकी संपत्ति ले लें, उनका कारोबार ले लें और उनको अपने माँ बाप को बाहर समझने लगें और उनको वृद्धाश्रम में भेज दें। इस प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए ही एक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वसुंधरा रत्न अवार्ड, जिसमें कि हम बड़े बड़े संतों को आमंत्रित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने मन से इस प्रकार की शिक्षा दीजिए कि जिससे कि समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो हमारा युवा भटक गया है, जो अपनी इतनी अमूल्य निधि जो उनके माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके सानिध्य से दूर होता चला जा रहा है, उनको वृद्धाश्रम में भेज रहा है। तो ये स्थिति परिवर्तित की जाए। तो ये सबसे बड़ा सक्षम साधन हम सोचते हैं कि जो संत लोग हैं, जो इतने बड़े कथाकार हैं और जो लेखक हैं, निर्देशक हैं, इन सब लोगों के कवि हैं, तो साहित्यकार हैं, इन सभी को हम समय समय पर बुलाते हैं और उनको ये पुरस्कार से नवाजते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने मंच से इसको आवाज़ को उठाइए, इसकी प्रेरणा दीजिए, इसको शिक्षित कीजिए, जिससे कि ये समाज में परिवर्तन आए और हमारी भारतीय संस्कृति है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो उस संस्कृति से हम जुड़ें और अपना जीवन खुशहाल कर सकें। जी। उसी के उद्देश्य को लेते हुए ये वसुंधरा रत्न पुरस्कार का आयोजन किया गया था। इसमें ये मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज और रामभद्राचार्य जी महाराज का उनको हमने सम्मानित किया था। 1,01,000 रुपये से उनको पुरस्कृत भी किया गया था। जो ये कार्य कर रहे हैं उनको सेवा कार्य के लिए ये उनको पुरस्कृत किया गया था। जी सर, रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल यानी कि वृद्ध जीवन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय, ये संस्था किस तरीके से काम करती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये संस्था मेरे पूज्य पिताश्री हरिकिशन जी गुप्ता ने 1962 में स्टार्ट की थी, आरंभ किया था और ये देश की प्रथम संस्था है। और उस समय जब ये आरंभ किया गया था, पूरे देश भर में हमने कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए थे और उसमें इस कार्यक्रम के पीछे जो सबसे पहले यही था कि जिस राज्य के अंदर हम जाते थे उसमें पता करते थे कि यहाँ का सबसे वृद्ध महिला कौन है, वृद्ध पुरुष कौन है और उनका एक नागरिक सम्मान के रूप में उनका एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन करते थे। इसी प्रकार हमने बहुत से देशों के अंदर भी इस प्रकार के आयोजन किए हैं और सबसे पहले जापान के अंदर 1962 में सबसे वृद्ध पुरुष जापान का पता किया और उसको एक सम्मानित किया गया और उसका एक प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हुआ। इसी प्रकार अमेरिका है, मॉरिशस के अंदर हमारा पिछले 20 साल से अनुबंध है। हमारा एक डेलीगेशन मॉरिशस जाता है, मॉरिशस का डेलीगेशन भारत में आता है और हम उनको भारत के विभिन्न हिस्सों में उनको घुमाते हैं, तो उनको भारतीय संस्कृति से रूबरू कराते हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम वृद्धजनों की सेवा की भावना, श्रद्धा की भावना, हम उनके लिए जो करते हैं वो सेवा करते हैं, उनके साथ हम उनको हेल्प नहीं करते। अगर हम अपने माता पिता को कहें कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो ये उनका निरादर होगा। हमारी संस्कृति रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी के लिए हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, चरण छूते हैं और उनको स्वतः है ही जो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है तो उनकी जो वर्षा होती है वो हमारे बहुत से दुखों को ख़त्म कर देती है। वो हमारे ऊपर एक छाया की तरह हमेशा विराजमान रहते हैं और हम पल्लवित होते रहते हैं। तो ये कार्यक्रम के लिए ये संस्था कार्य कर रही है।
जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आप भी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और संस्था के बारे में जानकारी ले सकते हैं, संस्था से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने सुझाव भी दे सकते हैं। सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, जो अभी कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें संतों को सम्मानित किया गया था, वो क्यों किया गया था? सम्मानित करने का आशय, इससे पहले भी हमने दिल्ली के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर हमारे कार्यक्रम हुए और उसमें बहुत से साहित्यकारों को, शिक्षाविद को, बहुत से मनोवैज्ञानिक को, उनको जो विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको हम समय समय पर बुलाकर उनको सम्मानित करते हैं और उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आप जब भी कोई मंच हो वहाँ पर ये शिक्षा दीजिए कि हम अपने जो हमारे बच्चे हैं वो संयुक्त परिवार में जो रहते हुए जो सुख, हमारी पुराना जो सभ्यता है उसके साथ रहते हुए माँ बाप का आशीर्वाद लेकर रहें, अपने माँ बाप को अलग ना करें, उनके साथ सामंजस्य बिठाएं। कभी कभी मतलब बहुत ज़रूरी है एडजस्टमेंट करना। कभी अगर माँ बाप की आपको बहुत सारी बातें पसंद नहीं आए तो आप फिर भी एडजस्ट करिए, क्योंकि अगर उनसे अगर आप दूर हो जाएंगे तो आप बहुत ही बड़ी हानि कर लेंगे। आपका बहुत बड़ा एक अप्रत्यक्ष रूप में अपना एक संसार जो है उसको आप दुख में भर देंगे। तो ये कार्यक्रम हमारे इसी संस्कृति को जागृत करते रहने में, उसी को संरक्षण करने के लिए ये हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हम बुज़ुर्गों को जो इस प्रकार बीमार होते हैं तो उनको चिकित्सा की भी सुविधा देते हैं। जो ऐसे निराश्रित हैं उनको पेंशन मिले, उनको जो आजकल हमारी मोदी सरकार जी ने जो बहुत बड़े सुविधा दी है, वरिष्ठ जनों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और वरिष्ठ जनों की संवेदना को समझे हैं। जो पेंशन दिए जा रहे हैं डिफरेंट राज्यों के लिए 1000, 2000, 3000 रुपये तक की पेंशन दे रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इतनी पेंशन दी है और मोदी सरकार जी ने जो चिकित्सा की सुविधा दी है। सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग अपनी चिकित्सा से ही परेशान रहते थे कि बुढ़ापे में हम बीमार हो गए तो हमारी देखरेख कौन करेगा, इसलिए वो चिंतित रहते थे हमेशा। उस चिंता को हमारी मोदी सरकार जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ दूर किया है और हम संस्था की ओर से उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से उत्तरांचल के अंदर भी एक अभी दामी जी सरकार ने, उन्होंने पति पत्नी को पेंशन दिया गया है। 1600 रुपये महीने की पेंशन है, पति पत्नी दोनों को दे रहे हैं। उसके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और हम समय आया तो हम उनको भी वसुंधरा रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश में कर रही है और भी बहुत से राज्यों में, दिल्ली प्रदेश में भी बहुत मतलब वृद्धों के लिए कार्य किया जा रहा है, उनको सुविधा दी जा रही है और भी सभी राज्य इसके प्रति सचेत हैं और कुछ ना कुछ सुविधा दे रहे हैं। इसके प्रति हम बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, देश आज तेजी से तरक्की तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक विसंगत देश में तेजी से फैलती जा रही है। आज देश में तेजी से वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारे बड़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजने की ज़रूरत है? क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के संघर्ष के लिए लगा दिया, अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए, उनकी अच्छी जीवनी के लिए लगा दिया, क्या वो अब जब हमारी उनके लिए जो है काम करने की जिम्मेदारी है, जब हमारा उनके लिए उनकी सेवा करने का वक्त आए, क्या वाकई में उस वक्त उनको वृद्धाश्रम भेजा जाना चाहिए? क्या वाकई में ये एक समाधान है? और इसी विसंगति को दूर करने के लिए जो है डॉक्टर साहब पिछले 6 दशकों से लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी सेवा की जाती है, किस तरीके से जो है उनकी मदद की जाती है इसमें? हाँ, ये जो सेवा का कार्य है, वैसे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे कार्य सेवा के होते हैं। सबसे बड़ी जो बुजुर्ग लोग चाहते हैं वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं। आप उनको रोटी दीजिए, खाना दीजिए, कुछ दीजिए, लेकिन अगर उनके स्वाभिमान के ऊपर अगर आपने उनको उनके साथ सम्मान के साथ अगर बर्ताव नहीं किया
तो उनको सब कुछ बेकार हो जाता है। तो वो सम्मान संरक्षित हो, उसी के धीरे हम, ये हमारी संस्था मेन कोर रूप से बात करती है वो सम्मान के लिए, कि इनको सम्मान के साथ रखो, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा करो, उसी से उनका जीवन खुशहाल होगा और युवा पीढ़ी का जीवन खुशहाल होगा। और उसी के ही लिए ये संत सम्मेलन होता है, इसी के लिए वसुंधरा रत्न अवार्ड किया जाता है। और ये कार्यक्रम हमारे निरंतर 6 दशकों से चल रहे हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं कि अपने माँ बाप को आश्रमों में भेज रहे हैं, वो बहुत, ये कल्चर ख़त्म हो, इसी कल्चर को, इसी भावनाओं को ख़त्म करने के लिए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जिससे कि हमारी पुरानी संस्कृति है, हम ये पहले संयुक्त परिवार में रहते थे, अगर किसी तरीके से संयुक्त परिवार में ना रहा जाए, अगर कमरों की कमी है, कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, जो उसके मनोवैज्ञानिक रूप से या उसका जो इमोशनल रूप से, तो आप हमेशा अपने माँ बाप से जुड़े रहें, यही काफ़ी है। और ये जब आप संवेदना रखेंगे अपने प्रति, तो वो भी खुशहाल होंगे और बच्चे भी खुशहाल होंगे। इसी संस्कृति को जागृत करते रहने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। समाधान ये नहीं है कि वृद्धाश्रम खोले जाए और वहाँ पर उन्हें भेजा जाए। समाधान ये है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को अपने साथ रखें, उसी प्रेम, उसी सम्मान के साथ जिसके वो हकदार हैं। आखिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सेवा करें, उनके साथ रहें और ख़ास तौर पर उनका मार्गदर्शन हमको जीवन भर मिलता रहे, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सही रास्ते पे चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संस्कृति ही इससे जानी जाती है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ प्यार से रहे, सम्मान से रहे और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करें। डॉक्टर साहब, यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगी कि क्या जो संस्था है वो देश में ही काम करती है, विदेशों में भी काम करती है? नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी शुरुआत तो 1962 में जापान से ही हुआ था। ये हमारे संस्थापक वो जापान गए थे, वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ओइस्का इंटरनेशनल की, और उसमें बहुत सारे एम्बेसडर्स आए थे और वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो उसमें उन्होंने वहाँ से सर्वाधिक वृद्ध पुरुष को सम्मानित करके ये कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद 1972 में एक अमेरिका के ओल्डेस्ट पर्सन को ऑनर किया गया और उसको उस समय के राष्ट्रपति ने भी उनको उस समय बधाई दी थी और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। इसी सिलसिला में हमने बहुत सारे कंट्रीज, फ्रांस है, यूके है, मॉरिशस है, रशिया है, ईरान है, बहुत सारे देशों के अंदर ये हमारे कार्यक्रम हुए। और जैसे मैंने बताया कि सन 2001 में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, तो उसमें मॉरिशस के मंत्री भी आए थे। और उसके बाद हमारा इस संस्था का एक अनुबंध हुआ और वो मॉरिशस के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम सन 2001 से हमारा संस्था का रेगुलर चल रहा है। प्रतिवर्ष हम जाते हैं और प्रतिवर्ष वो वहाँ से आते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये हमारी संस्था कार्य करती है। और इसी तरीके से भारत के अंदर भी बहुत से प्रांतों के अंदर, वहाँ पर हमने दिल्ली के अंदर भी 1972 में एक कार्यक्रम किया था, उसमें भी वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया था। अभी बराबर कोई ना कोई कार्यक्रम हमारा हर राज्य के अंदर या देश के विदेश में चलता रहता है, जिससे कि जागृति का कार्यक्रम, बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा की भावना का कार्यक्रम चलता रहे और युवा पीढ़ी को हम ये संस्कार दे सकें कि वो अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ें और अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की परिवार में सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। यही उद्देश्य के साथ ये संस्था कार्य कर रही है। जी, तो दर्शकों, अगर आप भी रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल यानी कि वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि अगर हमारे दर्शक आपकी संस्था से जुड़ना चाहे तो वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं? हाँ, हम आपने जैसे बताया है कि हमारे जो टेलीफोन नंबर है, ये टेलीफोन नंबर से वो कॉन्टेक्ट करें, उसमें हमारा ईमेल भी है और वो हमारे को कॉन्टेक्ट करें। तो अभी दिल्ली के अंदर भी 2-3 दिन पहले हिंदी भवन में एक अंतरपीढ़ीय सम्मान का आयोजन किया गया था और उसमें भी मैंने अपने उद्गार किए। श्री वैदिक साहब भी थे उसमें और बहुत सारे
डॉक्टर्स भी आए थे और उसमें यहाँ दिल्ली की बहुत सी संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। तो हमने एक भवन भी आगरा में बनाया हुआ है, वरिष्ठ जन सम्मान भवन। तो देश के किसी भी भाग से कोई अगर वरिष्ठ जन का डेलीगेशन आगरा अगर आता है तो वो वहाँ पर रहने की सुविधा है, वहाँ रहें, 2-3 दिन 4 दिन रहें, इस तरीके से वो अपना लाभ ले सकते हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं। वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर भी अपनी संगोष्ठी करें और वहाँ भ्रमण करें। तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। और जो लोग भी अपना हमारी संस्था के उद्देश्यों से अगर उनको पसंद है, जुड़ना चाहते हैं, जो इस प्रकार के संस्कार बच्चों में देना चाहते हैं, बुजुर्गों के साथ सामंजस्य बनाना चाहते हैं, तो वो अवश्य हमारे को लिखें और हमारे को टेलीफोन करें। हम उनके साथ मिलकर भी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो अपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर जो है वृद्धाश्रम भेज देते हैं, लेकिन उनको सेवा करनी चाहिए, तो उनको आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैंने एक व्हाट्सएप देखा था, उसमें लड़का और उसकी पत्नी अपनी माँ को, क्योंकि उनके पिता की जब डेथ हो गई तो वो अपने माँ को वृद्धाश्रम ले जा रहे थे। और तभी बीच में कोई एक पत्रकार उनको मिला, उनसे पूछा कि क्या ये आप वृद्धाश्रम में अपनी माँ को ले जा रहे हैं, इनकी सहमति है? जब बच्चा मतलब पत्नी और बेटा तो यही कह रहा था कि हाँ इनकी सहमति है, लेकिन माँ ने कहा नहीं, मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है, ये मेरे को ज़बरदस्ती ही आश्रम में ले जाना चाह रहे हैं। जो कि बाद में जब आश्रम में अगर पहुंच भी जाते हैं माँ बाप, तो वो हमेशा अपने बच्चों की ममता में उनकी ममता उनको सताती रहती है और शेष जीवन उनका दुखी बीतता है। तो हम दर्शकों से यही देना चाहते हैं कि वृद्धाश्रम में भी अगर कोई ऐसे वृद्ध पहुंचते हैं तो उससे पहले ये आवश्यक होना चाहिए वृद्धाश्रम में भी कि वो एक या तो पुलिस के द्वारा या किसी संस्था, सामाजिक संस्था के साथ उससे कांटेक्ट करें कि ये एक वृद्ध यहाँ पर एडमिशन के लिए आए हैं, इनसे इंटरव्यू लिया जाए और जब ये सहमति हो उसके माता पिता की, तभी उनको एडमिट किया जाए, अन्यथा उन बच्चों को समझाया जाए। हालांकि एक कानून भी बना हुआ है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो उनको मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत उनको सज़ा का भी प्रावधान है और उनकी मेंटेनेंस का भी वो प्रावधान है। और उसमें ये तक प्रावधान है कि अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों ने ले ली है अपने माँ बाप से और अगर उनको ठीक से देख रेख नहीं करते हैं, उनकी इज्जत सत्कार नहीं करते हैं, तो प्रॉपर्टी भी वापस हो सकती है। तो ये जागृति भी हम अपने सीनियर सिटीजन को देना चाहते हैं कि वो केवल बच्चों की मर्जी पर ही ना आजीवित रहें, अपने अधिकार के साथ भी रहें, उनको संस्कार देते हैं, वात्सल्य देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे उनका निरादर करें और उनको वृद्धाश्रम में भेज दें। ये भी अपने अधिकार को भी सीनियर सिटीजन समझें और अपने स्वाभिमान के साथ अपने जीवन में रहें। बचपन तो हर एक कोई माँ बाप बचपन में उनको बचपन को मतलब पशु पक्षी भी बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब असक्षम हो जाते हैं, इंद्रियां इतने काम नहीं कर सकते, शरीर दुर्बल हो जाता है, उस समय माँ बाप को अपने बच्चों की तरफ देखना पड़ता है। और उस समय ही अगर बच्चे लोग माँ बाप को अगर सामने उनकी सेवा के लिए नहीं आते हैं तो उनकी पूरे जीवन भर की तपस्या ही बेकार हो जाती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को जब उनसे माँ बाप से सारी संपत्ति ले रहे हैं, उनकी जो एहसान को चुकाने का वक्त है, तो उस समय उनकी सेवा के लिए सामने आएँ और उसमें अपना कभी भी ये ना समझें कि बस अब पत्नी और बच्चों तक ही मेरा जीवन है। वो पत्नी कहे कि भाई इन्होंने तो बहुत जीवन जी लिया, मेरा बाकी जीवन मैं अपने तरीके से देखना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, तो ये विचार बिल्कुल गलत है। हमको जो भारत की जो संस्कृति है उसके साथ रहें और अपने माँ बाप की सेवा करें और उसके लाभ बहुत ज़्यादा अधिक उनके बच्चों को मिलते हैं, उसका लाभ भी लें।
इसी उद्देश्य से ये संस्था कार्य कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम वो भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे सहयोगी बनेंगे और हम उनके सहयोगी बनेंगे। जी बिल्कुल, रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल लगातार इस विसंगत को दूर करने के लिए काम कर रही है, लेकिन ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरीके से युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाएगा कि वो अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने वृद्धों की सेवा करें, उनको सम्मान करें। ये एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हमारी संस्था कार्य कर रही है। वो कार्यक्रम है स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ये कार्यक्रम संस्कार देने का कार्यक्रम चलाया जाए, क्योंकि जो संस्कार जो 40-50 तक बच्चे पहुंच गए उसमें संस्कार डालना इतना अभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो अभी बच्चे कमिंग अप जनरेशन है, इंटर पास हुए हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, और लड़के लड़कियों को अगर हम शिक्षित करें, उनको बताएं कि ये एक भारतीय संस्कृति है और इसकी एक जिम्मेदारी है, तो वो निश्चित तौर से लड़कियां अपने सास ससुर की शादी के बाद सास ससुर की सेवा करने के लिए सामने आएंगी और इसको कोशिश नहीं करेंगी कि अपने पति से कहें कि अपने सास ससुर को छोड़कर और अलग रहना शुरू करें। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है स्कूल कॉलेजेस के अंदर इस प्रकार का संस्कार देने के कार्यक्रम, और हम अनुरोध करते हैं और भी जो लोग हैं आसपास के सोसाइटी के जहाँ पर हैं वो भी अपने स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जाएं, और जो रिटायर्ड लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, वो भी ये देखें कि समय समय पे आसपास के स्कूल कॉलेज में जाएं और इस प्रकार के संस्कार के दे के लिए अपना उद्बोधन करें, तो एक समाज में परिवर्तन आएगा। और जो हमारी मोदी सरकार ने जो स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए, पेंशन की समस्याओं के लिए बहुत सारी जो कमियां थी उसको दूर कर दिया, उसको सुविधा दी हैं, और ये संस्कार अगर हम और दे पाएँ तो निश्चित रूप से भारत जो है एक जो सोने की चिड़िया तो बन ही रहा है, एक सुख और समृद्धि की चिड़िया भी बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो युवा पीढ़ी के साथ साथ ये बड़े बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है कि जब वो संस्कार दे, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उनको ये ज़रूर समझाएं कि उनका सेवा करना ज़रूरी है। अगर एक बेटी दूसरे घर में जाती है, शादी करके किसी के घर में बहू बनती है, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जैसे उनके अपने माँ बाप हैं वैसे ही ये भी उनके अपने माँ बाप हैं, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, ना कि शादी के बाद अलग रहने की या उनको वृद्धाश्रम में भेजने जैसी जो इच्छा सामने रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वात्सल्य जो है चाहते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ या अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये समस्या जो है आज कहीं बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही है। बेशक जो है इसकी लिए शिकायत नहीं उठाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं आज वो इस चीज़ से परेशान ज़रूर हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, 6 दशकों से आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है, या किस तरीके की समस्या अधिकतर जो है वो बड़े बुजुर्ग जो है वो रखते हैं सामने? ज़्यादातर समस्याएं थोड़ा सा एडजस्टमेंट के कारण ही हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस यही हुए हैं कि जो हमारे माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, पुराने वरिष्ठ जन हैं, वो अपने एक पुरानी एक सिस्टम में उन्होंने अपना जीवन गुजारा होता है। धीरे धीरे कुछ काम कर पाते हैं, देर से कुछ धीरे धीरे करते हैं। जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है उसको इतना धैर्य नहीं होता है, और उनके सिस्टम्स के साथ वो उनका एडजस्टमेंट नहीं होता। ख़ास तौर में जब बहू आती है, शादी के बाद होता है, तो इसी बीच में तकरार हो जाना शुरू होता है। कुछ खान पीन के ऊपर भी रहता है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो उनका खान पीन दूसरी तरीके का रहता था। नई पीढ़ी आजकल फास्ट फूड के तरीके पे रहती है, देर तक आती हैं, और बहुत सारे तो हमारे बुज़ुर्ग उनको जो गलत रास्ते से रोकते हैं, ये एक हमारा एक ब्रेक का काम करते हैं, एक बहुत बड़े शॉक एब्जॉर्वर्स जैसे काम करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो दुर्घटना होने वाली है उसको रोकने का काम करते हैं। जब उनको टोकते हैं तो उनको बुरा लगता है, और वो चाहते हैं कि हम स्वच्छंद अपना जीवन जिएं, हमारे घर में रोक टोक ना हो, और इसी रोक टोक के बीच में ये टकरार शुरू हो जाती है। तो मेरा अनुरोध है उन वरिष्ठ जनों से कि वो ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, लेकिन जो आवश्यक है बच्चों को शिक्षा देने में, संस्कार के देने में, उसमें कोताही बिल्कुल ना करें। वो संस्कार तो अवश्य दें, टोका टोकी के बाद भी दें, वो उनका फ़र्ज है
कि उनके बच्चों का जीवन तभी बनेगा अच्छा जबकि एक अच्छे संस्कार दिए जाएं, शिक्षा दी जाए, वही ज़रूरी है। वो तो देते रहें, लेकिन अपने आप को भी एडजस्ट करें, एकदम रिजिड ना हो जाए कि हम तो इसी तरीके का जीवन जिएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक टकराव शुरू हो जाता है। तो ये एडजस्टमेंट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ है वहाँ वहाँ टकरार हुआ, और वो ये नौबत आ जाती है कि उनको वृद्धाश्रमों में भेजें। और जिन परिवारों ने इस एडजस्टमेंट की आर्ट को समझ लिया वो खुशहाल हैं, उनके बच्चे भी खुशहाल हैं और वो भी खुशहाल। इसलिए ये दोनों को ही आवश्यक है, वरिष्ठ नागरिकों को भी और बच्चों को भी, कि वो एडजस्ट होते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। ज़रूरत जो है वो एडजस्ट करने की है, एक दूसरे को समझने की है। अगर बड़े बुजुर्ग आपके साथ एडजस्ट करें तो हम पीढ़ी, इस युवा पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एडजस्ट करें, वो भी थोड़ा उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनको समझे। डॉक्टर साहब यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से तेज़ी से वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मतलब जो है बुजुर्गों को बोझ युवा पीढ़ी समझने लगती है, इसलिए उनको वृद्धाश्रम भेज देती है। लेकिन इसके अलावा कई बार इस तरीके के भी मामले सामने आते हैं कि जब परिवार जो है वो किसी दुर्घटना से गुजरता है, जिस वजह से उन वृद्धों का साथ देने वाला, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, उनको वृद्धाश्रमों में भेजा जाता है। तो उनके लिए किस तरीके से जो है संस्था काम करती है? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ पर समाज में 3 तरीके के वृद्ध हैं। जैसे एक तो अल्प आयु के वृद्ध हैं, मध्यम आयु के हैं और एक संपन्न वृद्ध हैं। लेकिन जहाँ पर अल्प आयु के वृद्ध हैं, जिनको कि ये रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, पेंशन की आवश्यकता है, उसकी तो बहुत कुछ समस्याएं सरकार ने दूर कर दी है। इस तरह के जन सुविधा केंद्र बने हुए हैं। पेंशन्स के लिए एक बहुत सुविधा बनी हुई है कि आप पेंशन, जो पहले बहुत मुश्किल था, आजकल ओल्ड एज पेंशन, तो हम उन परिवारों में जाकर, यही बहुत सारे आश्रम हैं जैसे वृंदावन में, और जो स्पिरिचुअल जगह हैं उसमें आश्रमों में साधु संत रहते हैं, बहुत सी विधवाएं रहती हैं, तो उन सब को हम यही जाकर उनको एडवाइस करते हैं कि आप वो जन सुविधा केंद्र में जाइए, पेंशन का जो सरकार ने योजना बनाई है उसका लाभ लीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा, और राशन फ्री में दे दिया, बहुत सारी चीज़ें सरकार ने, मोदी सरकार ने की है। इससे वरिष्ठ जनों का भी बहुत लाभ हुआ है और उनको जीवन में बहुत राहत मिली है। तो हम उस प्रकार की अवेयरनेस उनको करते हैं, और जहाँ जहाँ कुछ मदद होती है उस तरीके की मदद भी अवश्य करते हैं, या उस एजेंसी से हम मुलाकात करा देते हैं कि जहाँ पर उनको और मदद मिल सके। इस तरीके का कार्य हमारे जो संस्था के पदाधिकारी हैं, वर्कर्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी शाखाएँ हैं, वहाँ पर इस तरीके का लाभ लिया जा रहा है और ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, इतने सालों से आप इस स्तर पर काम कर रहे हैं, वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ा जाए, उनको भारतीय संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए कि वो समझ सके कि जो हमारी संस्कृति है वो यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम अपना पूरा परिवार जो है वो साथ रहे और बुजुर्गों की सेवा करें, सम्मान करें। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है आपका, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर हम कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालें कि जिससे युवा पीढ़ी स्वतः ही इस चीज़ से जुड़ जाए, और उसका कारण यही है कि जब हम अपने संतों को बुलाते हैं, निर्देशक को बुलाते हैं, जैसे अभी एक फिल्म आई बागवान आई, उसने बहुत जागृति की। फिल्म निर्देशक हैं, लेखक हैं, राइटर्स हैं, समाज के जो सुधारक हैं, चिंतक हैं, उन सबको इस क्षेत्र के अंदर आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 70 करोड़ की आबादी देश के अंदर हो गई, और आने वाले 5, 7, 10 साल में 25 करोड़ तक हो जाएगी। बहुत सारे देश, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ उनके बुज़ुर्गों की आबादी बहुत अधिक हो रही है, बच्चों की ग्रोथ कम हो रही है और बुज़ुर्गों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। उनके यहाँ पर पाश्चात्य देशों में दूसरे तरीके की समस्या है, लेकिन हम भारत में अभी बहुत सुरक्षित हैं और वो हमारी संस्कृति मौजूद है। अगर हमने युवा पीढ़ी को अभी से उनको संस्कृत कर दिया, संस्कार दे दिए, तो हम इस समस्या से निश्चित रूप से निवृत्त हो जाएंगे और खुशहाल, हमारे बच्चे भी खुशहाल होंगे, हमारे बुजुर्ग भी
खुशहाल होंगे। और ये सबसे ज़्यादा आज ज़रूरी चीज़ है, उन बच्चों को संस्कार देना। और उसी के लिए हम ये वसुंधरा रत्न अवार्ड शुरू किया है कि संतों को कहते हैं कि आप जो भी आप कथा प्रवचन करते हैं उसके बीच में ये संस्कार देने का कार्यक्रम जरूर करिए, पूरे समाज को संस्कार करिए। और ये कथाओं में युवा वर्ग कम आते हैं, प्रौढ़ या बुज़ुर्ग ही ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे जो हमारे बहुत सारे संत हैं जो युवा पीढ़ी को आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, और भी हैं, सदगुरु हैं, वासुदेव जग्गी बाबू हैं, उनका बहुत सारे ऐसे संत हैं जो युवा पीढ़ी को रखे हुए हैं। हम उनसे अनुरोध भी करते हैं कि कृपया ज़रूर इस पॉइंट को आप मुख्य रूप से लें और बच्चों में ये संस्कार दें, जिससे उनका जीवन भी खुशहाल बने और बुज़ुर्गों का भी जीवन खुशहाल बने। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सामंजस्य बने, आप आपस में अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों को भी हमारे प्यार की ज़रूरत है और हमें भी उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जो है परिवार साथ रह सकेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बड़े बुज़ुर्गों से जो है हमारा परिवार संजोया रहता है, बिखरता नहीं है। बड़े बुज़ुर्गों के मार्गदर्शन में परिवार एक साथ जुड़ा रहता है। बड़े बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन मिलता है तो सही गलत फैसले लिए जा सकते हैं, हमें सही फैसले देते हैं, हमें सुझाव दिए जाते हैं। और अगर आप भी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और साथ ही साथ संस्था के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक संदेश जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। एक कवि हैं आगरा के, रामेंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, तो मैं उसको भी उसके शब्द बोलना चाहता हूँ। सिर पे रखते हैं धूप, पैरों पर छाया करते, पेड़ अपने आप को ऐसे ही नहीं तपाया करते। काश बच्चे भी समझते दर्द का ये रिश्ता, तो माँ बाप कभी आंसू नहीं बहाया करते। तो ये उनके कवि ने ये अपने भावों से ये व्यक्त किया है, बुज़ुर्गों की वेदना को, और एक शिक्षा दी है युवा पीढ़ी को कि वो इस दर्द को समझें और इस आवश्यकता को समझें, अपने आप में सुधार लाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और अपने माँ बाप का और बुज़ुर्गों का जीवन भी खुशहाल बनाएं। दर्शकों, आप भी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उनको प्रेम दीजिए जिसके वो हकदार है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत